बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर शहज़ाद है। मैं शहज़ाद सर्जिकल हॉस्पिटल का मेडिकल डायरेक्टर हूँ। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, इसका नाम है सेकेंडरी एमेनोरिया। एमेनोरिया से मतलब यही होता है कि मेंस्ट्रुएशन ना आए, और अगर वो शुरू से नहीं आते किसी बच्ची को, बालग होने पर भी या बलूगत की उम्र पहुँचने तक, तो उसे कहते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। उसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी, यूट्रस, इनमें से कोई स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा मेंसेस आए हैं या कुछ अर्सा मेंसेस आते रहे हैं, लेकिन अब मेंसेस फिर नहीं आ रहे 3 कंसेक्यूटिव साइकिल के लिए या 6 माह के लिए, तो इसे हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। मतलब ये है कि स्ट्रक्चर फिर भी वही होंगे, लेकिन काज फ़र्क होगी, ये सेकेंडरी टू सम काज होगी। यानी कि कोई मसला नुक्स और है, उसकी वजह से एमेनोरिया है। एक मिसाल है जैसे कि हम ये हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस कहलाती है। यानी ये सारा साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है हाइपोथैलेमस से, और फिर पिट्यूटरी इन्वॉल्व होती है, फिर ओवरी और फिर यूट्रस। तो अगर हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम होता है, यानी जो पहले नॉर्मल था, पहले वो काम कर रहा था, अब नहीं कर रहा, तो उससे ये वाक़ई होगा। यानी कि अगर हाइपोथैलेमस में कोई स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से असर हो गया है, या एथलीट जो होते हैं उन्होंने बहुत वेट रिडक्शन कर ली है, या ओबेसिटी ज़्यादा है, तो इस तरह करके जो है ना, या कोई बच्ची है जो किसी वजह से, ये नफ्सियाती वजह से खाना पीना बहुत कम कर दिया है, उसका वेट कम हो गया। यानी कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ वेट हैं, बहुत वेट कम होना और वेट ज़्यादा होना, तो उससे भी ये हाइपोथैलेमस पे इफेक्ट होगा। तो हाइपोथैलेमस से जो रूटीन में आता है वो है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो जब GnRH आता है तो वो पिट्यूटरी पे एक्शन करते हैं, और पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH सिक्रीट होते हैं। तो इन्हें कहते हैं गोनेडोट्रोफिन्स। तो ये फिर जब ओवरी पे एक्ट करते हैं, अगर ओवरी नॉर्मल है तो वहाँ से फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, और यूँ वहाँ से ओव्यूलेशन होती है, और इस दौरान में जब फॉलिकल्स ग्रो करते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है, जो यूट्रस पे जाके एक्ट करता है, वहाँ प्रोलिफेरेटिव फेज और ओव्यूलेशन के बाद सिक्रीटरी फेज होता है। तो ये एक नॉर्मल साइकिल है। तो जब प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, तो फिर ये जो प्रोलिफरेशन हुई होती है, ये शट डाउन होती है। तो शेडिंग को मेंसेस कहते हैं। यानी ब्लड जो है, जो पेरिटोनियम, जो एंडोमेट्रियम अब जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, फालतू बनी थी, वो अब गिरेगी, और उस जो है उसकी वजह से ब्लड आएगा, डेब्रिस होगा, उसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और लेकिन और यूट्रस जो है, अगर यूट्रस में, अगर ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वो एग और फॉलिकल्स वगैरह नहीं होंगे, एस्ट्रोजन नहीं बनेगा। तो जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो वो नेगेटिव फीडबैक मेकैनिज्म की वजह से जो है वो ऊपर पिट्यूटरी को कहेगा, और वहाँ पे सिग्नल जाएगा, तो FSH ज़्यादा हो जाएगा, LH भी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन FSH ज़्यादा होएगा। तो जो पे अगर GnRH कम हो, पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन कम हो, और ओवरी काम नहीं करेगी, तो इसे कहते हैं हाइपोगोनाडोट्रोफिक हाइपोगोनाडिज्म। लेकिन अगर ओवरी में मसला होगा तो इस FSH ज़्यादा हो जाएगा, LH ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको फिर जो है कहते हैं हाइपर गोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म। अल्टीमेटली ये कि जहाँ से फिर चूँकि एस्ट्रोजन पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होंगे, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो शेडिंग नहीं होगी। अब ये अगर सारा कुछ नॉर्मल भी है, तो फिर यूट्रस में अगर जो पेरिटोनियम, जो एंडोमेट्रियम है, उसकी प्रोलिफरेशन नहीं हो पाती, और प्रोलिफरेशन नहीं होगी तो शेडिंग नहीं होगी, शेडिंग नहीं होगी तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेशन से रोकेगी, वो है फाइब्रोसिस, जो कि एशरमैन सिंड्रोम हो सकती है, या जेनिटल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, या वैसे PID हो सकती है। तो या जो बाद वक़्त ऐसा होता है, या किसी वजह से
जो डीएनसी होती है, क्यूरेटाइड ज़्यादा हो जाता है, तो वो फिर वहाँ पे स्कारिंग होती है जब हीलिंग होती है एंडोमेट्रियम की, तो उसकी जो है बेस मेम्ब्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उससे सही प्रोलिफरेशन भी होती है। तो यूँ करके एशरमैन सिंड्रोम जो है वो भी सेकेंडरी अमेनोरिया का बायस बनेगी, जबकि बाकी सारे चीज़ें अगर ऊपर से नॉर्मल भी हों। अब हम थोड़ा-सा इसको देखेंगे कि एशरमैन सिंड्रोम में अगर हम एक चीज़ देते हैं, उसे कहते हैं प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट। यानी अगर एंडोमेट्रियम में कोई मसला है, तो उसको हम प्रोजेस्टेरोन देंगे, और अगर एस्ट्रोजन काम कर रहा था और प्रोजेस्टेरोन सिर्फ नहीं था, तो फिर प्रोजेस्टेरोन देने से उसकी मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी। लेकिन अगर इससे नहीं होती, तो फिर जो है हम उसको एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन चैलेंज देंगे। तो जब एस्ट्रोजन देंगे, प्रोजेस्टेरोन देंगे, अगर तो एंडोमेट्रियम नॉर्मल होगी, तो उससे उसकी ब्लीडिंग हो जाएगी, मेंसेस आ जाएंगे। लेकिन अगर मेंसेस नहीं आते इसके बावजूद, तो इसका मतलब ये है कि ये एशरमैन सिंड्रोम है। तो गोया इसमें जो है एफएसएच नॉर्मल होगा, एस्ट्रोजन वगैरह नॉर्मल होंगे, तो एलएच नॉर्मल होगा। तो जो नक्स होगा, जो प्रॉब्लम होगी, वो एंडोमेट्रियम में होगी। अब ये है कि अगर एंडोमेट्रियम को हमने इसको उसका ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस पहले तो ये है, स्टेरोसाल्पिंगोग्राम में भी आ सकती है, और लेकिन ज़्यादा ये है कि स्टेरोस्कोपी की जाए, तो उससे एडिशनलाइसिस करके हम एक हद तक इसी एंडोमेट्रियम को कुछ फंक्शनल कर सकते हैं, और बाद में उसको जो है ना साथ एस्ट्रोजन देंगे ताकि वो प्रोलिफरेशन सही तौर पे हो जाए। तो गोया कि अगर हम हिस्ट्री लें, एग्जामिनेशन लें, लैब टेस्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, और साथ उसे प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चैलेंज टेस्ट देंगे, तो हमें एक ये डायग्नोसिस हो जाएगा, तशख़ीस हो जाएगी कि ये क्या प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो एक और होता है कि अगर किसी वजह से ओवरी डैमेज हो जाती है वक़्त से पहले, मेनोपॉज़ जैसे एवरेज एज 51 ईयर्स है, तो कभी ऐसा होता है कि बिलो 40 जो है ना वो जो ओवरी है वो डैमेज हो जाए, रेडिएशन या कीमो रेडिएशन की वजह से, या किसी या सर्जिकल मेनोपॉज़ होता है, तो उसको प्रीमैच्योर ओवेरियन फेल्योर कहते हैं, या प्रीमैच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी कहते हैं। तो उसमें भी ऐसे ही होगा, यानी वो अगरचे वो मेनोपॉज़ के सिम्पटम्स होंगे, लेकिन वो चूँकि अर्ली होगा, तो उसे हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ या सेकेंडरी एमेनोरिया कहते हैं। सेकेंडरी एमेनोरिया की एक बहुत कॉमन काज है पीसीओ। पीसीओ में पहले जो है पेशेंट को मेंस्ट्रुअल आ रही होती है, तो बाद का जो है ना वो लंबा ओलिगोमेनोरिया होता है, एमेनोरिया होता है, तो उसको वो भी एक जो है वो पैथोलॉजिकल एक काज है एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया की। और लेकिन जब भी एमेनोरिया का लफ्ज़ आता है, ख़ास तौर पे रिप्रोडक्टिव एज में, तो हर से पहली बात जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए यूपीटी, यूनिक प्रेगनेंसी टेस्ट। उसके बाद जो है ना आप बाकी चीज़ों को देखें। तो ये बार-बार अगर ये ना हो ना कि उसको प्रेगनेंसी हो और हम दूसरी तरफ जो है ना वो खामखा एनर्जी ज़ाया करते रहें। तो रिप्रोडक्टिव एज में हर सूरत पहले रूल आउट करें प्रेगनेंसी, और उसके बाद आगे चलें। और जो काज मिल जाए, कुछ काज जो हैं वो ट्रीटेबल हैं। फ़र्ज़ करें हाइपोथैलेमस को उसका अगर वेट गेन कर लेती है, उसका वेट कम था, स्ट्रेस दूर हो जाए। इस तरह जो पिट्यूटरी है उसमें हाइपरप्रोलेक्टिनोमा है, उसकी जो है ट्रीटमेंट हो सकती है, मेडिकल भी, सर्जिकल भी। वो एमआरआई करेंगे तो उससे पता चलेगा। तो इसी तरह जो करेक्टेबल काज है, और इसी तरह अगर जो है अ, और जो है यूट्रस की है वो डिस्कोलाइसिस और प्लस एस्ट्रोजन हम देंगे, तो उससे वो करेक्ट हो सकती है। इसी तरह जो पीसीओ है, पीसीओ का हम ट्रीटमेंट करेंगे जैसे वेट रिडक्शन, टाइम मॉडिफिकेशन से, मेटफॉर्मिन, या उसको जो है ना दूसरे उसके जो टेस्ट हैं, पहले ओवेरियन ड्रिलिंग करते थे, लेकिन अब वो नहीं करते हैं, तो उसको ओसीपीज़ पे डाल के हम ओवुलेशन करा सकते हैं। तो उससे जो है वो उसकी जो है ट्रीटमेंट या बेहतरी आ सकती है। तो गोया कि ये तो सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट एज अ काज, कि जो काज आपको मिले तो वो उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन काज ढूंढने के लिए हमें हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को देखना पड़ेगा, यूट्रस को देखना पड़ेगा,
और फिर इनको जो है ना इन हिस्ट्री से उनको रिलेट करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन से भी, और इन्वेस्टिगेशन जैसे पिट्यूटरी या ब्रेन में एमआरआई, और जो है ओवरीज के लिए जो है हम अल्ट्रासाउंड वगैरह यूज़ कर सकते हैं उससे, और यूट्रस में स्टेरोस्कोपी से ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ये चैनल आप सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।